Jai Hind everyone. My name is Neha Singh and I welcome you all to the Online Career Academy. हमारे चैनल पर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जीडी, एसएससी, जीडी और कोई भी डिफेंस का एग्जाम होता है तो कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन का जो मटेरियल है और लेक्चर्स वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या देखा था, देखिए कि हमने देखा था टॉप 50 हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस वो थे, आई टोल्ड यू कि जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इधर आए हुए हैं और आने के चांसेस हैं उनके। तो इसी तरह से हम आने वाले इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री के ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको आज हम कवर कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से लेके 1003 ईस्वी तक शासन किया था। अभी देखिए आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कश्मीर पर 980 ईस्वी से लेके 1003 ईस्वी तक कौन सी रानी ने शासन किया था। तो उनका क्या नाम था, दिद्दा। और कहाँ पर शासन किया था, तो वो क्या था, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर सबसे पहले जो जिसने जीत प्राप्त की थी उसका क्या नाम था, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो उन्हें किया था मोहम्मद गौरी ने। लेकिन क्या आपको पता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई से पहले तराइन का पहला युद्ध भी हुआ, तराइन का जो फर्स्ट बैटल हुआ है उसमें कौन हारा था और कौन जीता था। उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और जो मोहम्मद गौरी है वो हारे थे। गलती सिर्फ ये हो गई थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था, इसलिए उसने अपने आप को वापस ऑर्गेनाइज किया और दोबारा विद एक्स्ट्रा फोर्स उसने अटैक किया। और इस अटैक के लिए पृथ्वीराज चौहान तैयार नहीं था, इसलिए उनको हारना पड़ा। प्लस उनके कुछ मंत्री थे जो मोहम्मद गौरी से जाके मिल गए थे, इसलिए उनको हारना पड़ा। फिर आप मुझे बताइए कि जो तराइन का युद्ध है, तराइन की दूसरी लड़ाई, ये कब हुई थी। ओके, देखिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट हुई थी 1191 में, 1191 में, और जो दूसरी हुई थी वो होती है 1192 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। ठीक है, पहली लड़ाई में तो वो हार गया था, तो फिर तो कहाँ से खुलेगा उसके लिए क्षेत्र। लेकिन जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 में, किस किस के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। उस जीत के द्वारा उसके रास्ते दिल्ली के लिए खुल गए थे क्योंकि उसको रास्ता आगे साफ हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इट सेज कि दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ। दिल्ली सुल्तान नहीं, एक्चुअली सल्तनत होना चाहिए यहाँ पर ना, सल्तनत। ओके, कैसे लिखते हैं। जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासनकाल कब प्रारंभ हुआ, तो वो प्रारंभ हुआ था 1206 में। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अजमेर में आपने सुना होगा, अजमेर के जो फेमस प्लेसेस है उनमें आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ये भी दिल्ली सल्तनत का ही एक वो था, सुल्तान था, उसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो वो बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। देखिए कुतुब मीनार है जो उसको स्टार्ट किसी ने करवाया था, उसका काम आगे किसी और ने कंटिन्यू करवाया और उसको फिनिश किसी और ने करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। देखिए बलबन जो है उसने करीब 1240 के आसपास में दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार जमा लिया था। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर अधिकार जमाने से पहले वो एक नसीरुद्दीन जो एक शासक होता था उसका प्रधानमंत्री था। तो बलबन के बारे में जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी। बलबन एक इतना एम्बिशियस इंसान था जिसने प्लानिंग के साथ में 40 साल तक वेट किया और फिर किस तरह से राजाओं को हटा के अपने आप को स्थापित किया। बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में अगर आप पढ़ते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है इल्तुतमिश को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। चंगेज खान कहाँ का राजा था, मंगोल का था। और मंगोल का जो आक्रमण थे उनसे भारत काफी परेशान था, तो वो
कौन से टाइम में, किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? ओके, तो ये किसने किया था? बलबन। बलबन कौन था? अभी हमने पढ़ा, नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। और बलबन ने बहुत सारी चीजें शुरू कर दी। जैसे उसने कहा था कि कोई भी, अब उसका जो दरबार लगता है उसमें किसी को भी ताली बजाना अलाउड नहीं है। उसने बहुत सारे ऐसे नियम निकाले जो आम जनता को समझ नहीं आते थे कि इसका क्या लॉजिक बनता है, लेकिन ये तो राजा था, शासक था, तो इसकी बात तो माननी पड़ती थी सबको, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आई वॉज अबाउट टू आस्क दिस। ओके, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश। अल्तमश कौन? इल्तुतमिश। अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे ना, जिसने अजमेर में भी वो सब बनवाया, तो कौन था? इल्तुतमिश। और उसकी बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो फिर आपने किसके बारे में सुना है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो वो थे शेख तथा लोधी। ये वो डायनेस्टी हैं जिन्होंने खिलजी के आने से पहले और खिलजी को जाने के बाद शासन किया था रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 14 सेज कि स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था, जिसने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था 1303 में, जिसकी वजह से जौहर हुआ था, वो अपने आप को सिकंदर सानी कहा करता था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको याद दिला दूं, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड यार, आपको इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है ऑनलाइन, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? यू शुड बी इनफैक्ट फील हैप्पी कि समवन इज प्रोवाइडिंग अस सो गुड कंटेंट एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप इसको शेयर करेंगे तो क्या कह के करेंगे कि हमारे चैनल पर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जीडी, एसएससी, जीडी और जितने भी डिफेंस और स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। सो बैक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाज खिलजी ने किसे सौंपा था? तो किसे सौंपा था? मलिक काफूर। अलाज नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी है। उसने कहा था कि हम नॉर्थ में तो अपना शासन कर लिया, अब आप जाइए, जाके साउथ इंडिया में भी हमारे नाम को परचम लहराई। तो किसे दिया था? मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्या कहते हैं कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने आप में सनका हुआ राजा था, इसकी जो मर्जी आता था ये वो करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि मैं किसी खलीफा के अधिकार को नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी का काम करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 से कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। ये सब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? अंतिम वंश कौन सा था दिल्ली सल्तनत का? लोधी वंश। लोधी वंश के बाद कौन आ जाते हैं? बताइए, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर शब्द आपने जरूर सुना होगा, लेकिन पीर का मतलब क्या होता है? पीर का मतलब होता है सूफियों के गुरु। जैसे हिंदू धर्म में गुरु जो माने जाते हैं ना, जो संत महात्मा होते हैं, इस तरह से सूफी परंपरा में पीर को उनका गुरु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 सेज कि सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है? तो उन्हें जाना गया है सिलसिला। ओके, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पर गिवन है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बना दिया था? तो वो कौन सी थी? असमिया। असमिया लैंग्वेज को उन्होंने अपने प्रचारों में यूज किया, जिस वजह से उनकी वो लैंग्वेज जो है वो पॉपुलर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी? विजयनगर कहाँ पर है? साउथ इंडिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर हुआ है जिसमें छोटे छोटे अलग अलग राज्य भी बने हैं। उसकी स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी संगम वंश ने। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? महत्वपूर्ण किले को महमनियों से छीनने वाला प्रथम विजय शासक कौन था? देखिए, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड, सो इसको हम रिजर्व में रखेंगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इट सेज कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो वो था कन्नौज। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था उसके द्वारा हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 ये क्या कहता है कि कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कन्नौज का जो युद्ध था वो अभी हमने देखा कब लड़ा गया था, 1540 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मतलब जिसने हुमायूं का मकबरे को का डिजाइन दिया था, जो आर्किटेक्चर था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मिरक मिर्जा धियात। मिरक मिर्जा धियात। आई रिपीट, हुमायूं के मकबरे को जिसने डिजाइन प्रोवाइड करवाया था, जो आर्किटेक्ट था, उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो उसका नाम क्या था? मिरक मिर्जा धियात। आप मुझे बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, कमेंट करके बताइए, गूगल करिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो देखिए अकबर जो है वो सिर्फ मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था। देखिए 13 वर्ष की आयु में उसने एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध में उसका साथ देने वाले एक उसके जो फादर के असिस्टेंट थे वो थे, उन्होंने उसका साथ दिया और जो हिंदू रूलर था हेमू, जो लास्ट हिंदू रूलर कहा जाता है, उसको उन्होंने मार के अपने अपने शासन को स्थापित किया था। उस समय वो जो युद्ध हुआ था उस समय उनकी आयु क्या थी? मात्र 13 साल। तो आप सोच सकते हैं 13 साल के बच्चे का माइंड किस लेवल का रहा होगा कि उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में इतना बड़ा स्टेप उठाया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, आईने अकबरी जो एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? देयर इज अ बुक जिसका नाम है आईने अकबरी। डोंट से आईने अकबरी है तो अकबर होगा इसका लेखक, क्योंकि अकबर बुक नहीं लिख सकता था, बिकॉज अकबर पूरी तरह से अनपढ़ था। उसको अपना नाम, उसका जो नाम है वो भी उसको कहा जाता है कि उसकी वाइफ ने लिखना सिखाया था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ओके, आईने अकबरी जो बुक है उसको किसने लिखा था? तो उसे लिखा था अबुल फजल ने। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? देखिए अकबर के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि अकबर ने इतिहास में सारे धर्मों को समानता दी। उसने हिंदू धर्म के लिए भी बहुत सारे काम किए और अपने धर्म के लिए तो किए ही थे। तो वो एक हरिविजय नाम के विद्वान थे जिनका वो बहुत रिस्पेक्ट करता था। और अकबर के शासनकाल में अकबर के दरबार में 9 रत्न हुए हैं जिनको हम नवरत्न कहते हैं, जो अलग अलग फील्ड के अपने फील्ड के बहुत मास्टर रहे हैं, उनको उसने अपने नवरत्नों में शामिल किया था। 9 रत्नों में से 1-2 के नाम अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और किसी को सारे के सारे नाम पता है तो दैट रियली गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 इट सेज कि हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और राणा प्रताप सिंह। ये कब लड़ी गई थी? 22 जून 1576, यस 1576, 22 जून 1576 को लड़ी गई थी। किस किस के बीच? अकबर और राणा प्रताप सिंह। तो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? जो जयपुर के राजा बने थे, राजा मान सिंह, वो इनके अकबर की तरफ से लड़ रहे थे और राणा प्रताप की तरफ से इनका एक सेनापति था वो लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? वेयर इज बुलंद दरवाजा? तो ये है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नगर नाम किसने दिया था? अभी देखिए इलाहाबाद का नाम वापस चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। लेकिन इसका नाम पहले प्रयागराज था, फिर बीच में इलाहाबाद कैसे आ गया? तो उसको नाम दिया था, अकबर ने इसको कहा था कि दिस इज गॉड्स हाउस, इसको कह दिया था कि अल्लाह का नगर। इलाहाबाद में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको अकबर का किला भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल जो संगम है, जो नदी है, 3 नदियों का जो संगम है, उसके कॉर्नर पर जो है वो अकबर का किला भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34 टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? मैंने आपको बताया अभी अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो अपने अपने फील्ड के मास्टर्स थे। उनमें से एक थे टोडरमल, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के बहुत ही ज्ञाता थे। तो वो अकबर के दरबार में रहे थे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। मैंने अभी आपको बताया कि अकबर जो था वो सर्व धर्म समभाव की भावना को लेकर चलता था, वो सारे धर्मों को एनकरेज करने में बिलीव रखता था। तो दीन इलाही उसने एक धर्म चलाया था, जिसको किसने चलाया था, अकबर ने। और ऐसा एकमात्र व्यक्ति जिसने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था वो कौन था, उसका नाम था बीरबल। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, अकबर के एक पुत्र किस दरबार, नो दिस एक पुत्र यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन इज अकबर के किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। अभी मैंने आपको बताया किसने किया था, बीरबल ने। क्वेश्चन नंबर 37, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो उस समय था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, 1600। आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पहुंची, इंडिया में कब पहुंची थी, 1608 में, तो उस वक्त इंडिया का मुगल बादशाह कौन था। तो उस टाइम अकबर नहीं था, उस टाइम कौन था, जहांगीर। ओके, अकबर का जो बेटा है जिसको सलीम भी कहा जाता है, उस वक्त जो हिंदुस्तान का मुगल बादशाह था उसका नाम था जहांगीर। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो वो अकबर के शासनकाल में लिखी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है। जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया हो उसका मतलब होता है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था। तो वो भेजा गया था जॉन हॉकिंस को, जिनको कि कैप्टन हॉकिंस भी कहते हैं। ओके, इनको भेजा गया था कि आप जाइए इंडिया में, जहांगीर के दरबार में जाइए और उनसे परमिशन लीजिए। किसकी परमिशन, व्यापार करने की परमिशन, जिससे कि वो इंडिया में अपनी कंपनीज, अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करके इंडिया का जो व्यापार है, जिसके बारे में पूरे यूरोप में इतनी वाहवाही हो रही थी कि इंडिया में अच्छा खासा व्यापार चल सकता है, तो उसके लिए परमिशन लेने के लिए जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। तो इस तरह से हमारे टॉप 40 क्वेश्चन फिनिश होते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है ऑनलाइन करियर एकेडमी, और हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए जहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती हैं और आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी दी जाती है। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकलती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका एजुकेशनल क्राइटेरिया, उन सब के बारे में आपको डिटेल्ड जो एक वीडियो मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर नंबर अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको आपका क्वेश्चन का जवाब देने की। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।